सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग अंगों की जो विशिष्ट जटिलता होती है ना, जटिल अंग जो हैं उनके विशिष्टता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग आखिरी में ये पढ़े थे कि लैंगिक द्विरूपता क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र इसके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक द्विरूपता के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने लैंगिक द्विरूपता पढ़ा था। तो लैंगिक द्विरूपता में क्या होता है, नर और मादा होते हैं, है ना। तो कई में क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं। बहुत सारे जीव जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, और उनसे भी अधिक जीव जो होते हैं वो द्विलिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात जिनमें अलग अलग व्यष्टियों में अलग अलग जीवों में क्या पाया जाता है, लैंगिक अंग उपस्थित होता है, जो सेकेंडरी गुरुत्व को प्रदर्शित करता है, सेकेंडरी लक्षण को या फिर जो लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको जो दर्शाता है। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंगिक अंग को गैमेट्स बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, जो युग्मक का निर्माण करते हैं। अब इसके पश्चात जो निषेचन है वो क्या होता है, निषेचन जो होता है वो दोनों गैमेट्स के जो संलग्न होने की क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दोनों जो गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया जो होती है, संयुग्मन की जो प्रक्रिया होती है, उससे उत्पन्न एक डिप्लॉइड जो युग्मक बनता है उसको क्या बोलते हैं, निषेचन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। जंतुओं में निषेचन दो प्रकार का पाया जाता है। बाह्य निषेचन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें होता है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन किसके कहाँ पे होता है, जीवों के शरीर के बाहर होता है। उदाहरण है मछलियाँ, मेंढक और नैरिस आदि। आंतरिक निषेचन जो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा की जनन वाहिनी के भीतर होता है। उदाहरण है सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के प्राणी। उसके बाद है अंड प्रजक्ता एवं जरायुजता, ओविपेरी एंड विविपेरी। ओविपेरी और विविपेरी क्या होता है, या फिर अंड प्रजक्ता और जरायुजता क्या होता है, तो एम्ब्रायो जो है भ्रूण, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन युग्मक जो है, युग्मक के मिलने से, संलयन से जो निषेचन की क्रिया हुई उससे एक एम्ब्रायो का निर्माण हुआ। जब एम्ब्रायो का परिवर्धन होता है वो क्या होता है, स्थल के आधार पर प्राणियों को 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो है अंड प्रजक्ता, अंड जरायुजता और जरायुजता की श्रेणी में विभक्त किया गया है। अंड प्रजक्ता या ओविपेरी होता है। ओविपेरी क्या होता है, यह घटना अंडा देने वाली प्राणियों में संपन्न होती है। जो अंड प्रजक्ता का मतलब होता है, इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो अंड देते हैं, मतलब जो अंडे देते हैं, ऐसे जो जीवधारी होते हैं उनमें ओविपेरी कहते हैं। इस क्रिया में भ्रूण का परिवर्धन देह के बाहर अंडे के अंदर पूर्ण होता है। जो देह गुहा का निर्माण होता है वो कैसा होता है, कहाँ होता है, तो वो होता है अंडे के अंदर और शरीर के बाहर में होता है, जैसे मेंढक, सरीसृप, पक्षी, आर्थ्रोपोडस वर्ग के प्राणी। फिर है अंड जरायुजता, ओवोविविपेरी बोलते हैं इसको, या फिर विविपेरी भी बोल सकते हैं, ओविविपेरी बोलते हैं, लेकिन इसको अंड जरायुजता को। इस प्रकार क्रिया में क्या होता है, मादा निषेचन के उपरांत अंडों को अपने शरीर के अंदर धारण कर लेती है। अतः परिवर्धन मादा के देह के भीतर ही होता है, किंतु जो अपरा होता है अर्थात जो प्लेसेंटा होता है उसके अभाव के कारण भ्रूण को शरीर से पोषण प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण है सार्क और रेटल और सर्प। सार्क, रेटल और सर्प। अंड जरायुजता क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में जो मादा होती है उसका निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात जो अंड होता है वो शरीर में ही अंदर में क्या होता है, धारण कर लेती है मादा। फिर जब उसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने की क्रिया में क्या होता है, ग्रोथ होता है तो जो मादा के भीतर ही होता है, लेकिन इसमें प्लेसेंटा का अभाव होता है, अपरा का अभाव होता है, और अपरा के अभाव होने के कारण वो शरीर से पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंड जरायुजता कहते हैं। उदाहरण है सार्क एवं रेटल, सर्प। फिर जरायुजता, विविपेरी।
इस परिघटना में अंड का निषेचन एवं भ्रूण का परिवर्धन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है। मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब बनता है निषेचन के पश्चात वो कहाँ पे बनता है, तो मादा के बॉडी के अंदर ही बनता है, मादा के शरीर के अंदर ही बनता है। और जब तक जो भ्रूण है वो पूरे शिशु, पूर्ण विकसित शिशु के रूप में नहीं परिवर्तित हो जाता है, मतलब उनका ग्रोथ नहीं हो जाता है, तब तक वो कहाँ रहता है, मादा के शरीर में ही होता है। इस विकासशील भ्रूण को क्या बोलते हैं, मादा से अपरा द्वारा पोषण प्राप्त होता है ना। इससे क्या होता है, जो अपरा प्लेसेंटा होता है, मतलब नालनुमा संरचना जो होता है, उसके द्वारा वो मादा से क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। मादा के गर्भाशय में शिशुओं का परिवर्धन कब होता है, जब ग्रोथ पूरा हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है जब भ्रूण, तो वो शिशु का रूप धारण कर लेता है और उसके पश्चात जन्म होता है। उदाहरण है मेटाथीरिया एवं यूथीरिया वर्ग के जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सब में, अर्थात जो मनुष्य होते हैं उनमें, उनको भी विविपेरी कहा जा सकता है। फिर है परिवर्धन, डेवलपमेंट। युग्मनज, जाइगोट के परिपक्व व्यष्टि इंडिविजुअल बनने के दौरान होने वाले जो श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनों को श्रृंखलाबद्ध परिवर्धन कहते हैं। परिवर्तन जो होते हैं श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन, जैसे भ्रूण बना, भ्रूण के पश्चात क्या होगा, इतने दिन में जो जितना ग्रोथ करेगा, फिर जैसे 5 दिन में ग्रोथ किया, फिर 8 दिन में ग्रोथ किया, फिर वो जितना श्रृंखलाबद्ध और ग्रोथ करता है, परिवर्धित करता है अपने आप को, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का हो जाता है। परोक्ष परिवर्धन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, युग्मनज से व्यष्टि बनने की क्रिया में लार्वा की जो अवस्था होती है, उन लार्वा की अवस्था का न होना क्या कहलाता है, परोक्ष परिवर्धन कहा जाता है ना। जिस युग्मनज से क्या होता है, जिस युग्मनज से व्यष्टि के बनने की प्रक्रिया जो होती है, अगर उसमें लार्वा की अवस्था प्रेजेंट नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, परोक्ष परिवर्धन कहते हैं। उदाहरण है पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें। फिर दूसरा है अपरोक्ष परिवर्धन। इस प्रकार के परिवर्धन में क्या होता है, जब वो यंग होता है भ्रूण, तो इसमें वयस्कों से बिल्कुल असमान होता है। जब यंग होता है तो वयस्क में असमान होता है। तरुण में अनेक श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन आते हैं, जिसके उपरांत ही क्या होता है, जो वयस्क बनता है। यंग जनरेशन से ओल्ड जनरेशन तक या फिर मैच्योर्ड जनरेशन तक जाने के लिए श्रृंखलाबद्ध क्या होता है, कार्य होता है, वृद्धि होता है। उसको क्या बोलते हैं, तरुण की ये अवस्था लार्वा कहलाती है, जिसमें लार्वा अवस्था प्रेजेंट हो जाता है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। इसको अपरोक्ष परिवर्धन दर्शाने वाले प्राणियों में एक या अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जा सकती है। उदाहरण है एस्केरिस, फीता कृमि, मच्छर और तितलियां आदि। लार्वा अवस्था से वयस्क बनने की क्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। परिवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला परोक्ष परिवर्धन, इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था अब्सेंट होता है, मतलब लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता है। उसका उदाहरण है पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग के प्राणी। और दूसरा है अपरोक्ष परिवर्धन, इसमें क्या होता है, जो यंग जनरेशन होता है, मतलब जो तरुण अवस्था होती है, वो वयस्कों से बिल्कुल असमान होती है, मतलब इन दोनों में समानता प्रदर्शित नहीं होता है। जब यंग अवस्था होता है, मतलब जब तरुण अवस्था होता है, तो ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से वयस्क अवस्था में पहुंचता है और क्या कहलाता है, इनमें जो लार्वा अवस्थाएं होती है वो भी सम्मिलित होती हैं। और लार्वा अवस्थाएं जो होती है वो एक या अधिक अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। उदाहरण है एस्केरिस, फीता कृमि, मच्छर, तितलियां आदि। लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसको कायांतरण भी कहा जाता है या कायांतरण कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग सेगमेंटेशन पढ़े, फिर जितने भी जटिल अंग हैं उनके विशिष्टताओं को पढ़े। उनके पश्चात हम लोग देखेंगे जंतुओं में वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण का आधार क्या है और जंतु में वर्गीकरण कैसे किया। तो जंतुओं के लिए वैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रणाली प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, ग्रीक के दार्शनिक थे अरस्तु, जो लगभग एरिस्टोटल 384 to 322 से बीसी को जाता है। इन्होंने लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया, जंतुओं को क्रमशः एनाइमा और इनाइमा में श्रेणी में रखा। अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो कई सदियों तक मान्य रहा, है ना। अरस्तु ने 2 भागों में बांटा था, एनाइमा और इनाइमा। इसमें इन्होंने किसका आधार लिया था, लाल रुधिर कणिका है, लाल रक्त कणिका है, उनका आधार मान के 2 भागों में बांटा था। अरस्तु का जो
वर्गीकरण था वो बहुत सालों तक क्या था, माना जाता था। उसके पश्चात 16वीं 17वीं शताब्दी के पश्चात ही क्या हुआ, वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हुआ। मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से वर्गीकरण प्रणाली को देते गए। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं कैरोलस लिनियस, है ना। इन्होंने वर्गीकरण तथा नामकरण की प्रणालियाँ प्रस्तुत की। नामकरण के लिए इनके द्वारा प्रस्तुत द्विनामकरण प्रणाली आज भी पूरी शिद्दत के साथ मान्य है। मतलब द्विनामकरण प्रणाली का मतलब जो था, जिसमें 2 वर्गों में बांटा था, जंतु वर्ग और पादप वर्ग, ठीक है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सन 1758 में संपूर्ण जंतु जगत को जाति स्तर तक विभाजित किया तथा प्रत्येक जाति पृथक नामकरण किया, प्रत्येक जातियों का अलग अलग नामकरण किया। उन्होंने संपूर्ण जंतु जगत को 4 वर्गों में विभक्त किया था। इन वर्गों को कैसे विभक्त किया था, क्लास, फिर उसके बाद गण, क्लास को वर्ग कहा जाता है, फिर है गण जिसको ऑर्डर्स बोलते हैं, और गणों को वंशों में, जेनेरा में विभाजित किया। फिर वंशों को उन्होंने अंतगोत्वा जाति में विभक्त किया, ठीक है। स्पीसीज, अंतगोत्वा जाति को क्या बोलते हैं, अंतोत्गत्वा जाति को क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोला जाता है ना। चूँकि जंतुओं के विषय में लिनियस का जो ज्ञान था वो अत्यंत सीमित था, मतलब उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इनका सीमित था। अतः उनके द्वारा जो वर्गीकृत समूह है, उनके द्वारा जो वर्गीकृत किया गया था वो क्या है, वो समूह वंश एवं जाति के अत्यंत वृहद थे। उन्होंने जो ऐसे जंतु भी सम्मिलित थे जो आज कई अलग अलग गणों और कुलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए जो मूल वर्गीकरण योजना में बहुत परिवर्तन किए गए, परंतु उनकी योजना में मौलिक सिद्धांतों का आज भी पालन हो रहा है। जगत एनिमेलिया के वर्गीकरण की बृहद रूपरेखा, यदि अगर हम लोग रेखीय अवस्था में देखेंगे, रेखीय वर्गीकरण देखते हैं, तो जगत एनिमेलिया मतलब जगत जंतु को कैसे बांटा गया है, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जंतु। इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी जो जीव जो होते हैं, जीव जो सदस्य हैं, उनकी जो शारीरिक स्थिति होती है, मतलब जो शारीरिक संरचना होती है, वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो है संगठन के स्तर पर 2 भागों में बांटा गया था, कोशिकीय स्तर और उत्तक अंग एवं अंग तंत्र, ठीक है। तो कोशिकीय स्तर को पुनः उन्होंने 2 भागों में बांटा, मीसोजोआ संघ और पैराजोआ संघ। जिसको मीसोजोआ संघ को क्या बोलते हैं, मीसोजोआ, और पैराजोआ संघ को बोलते हैं पोरीफेरा। उसके पश्चात इधर है दूसरा पार्ट है उत्तक अंग और अंग तंत्र स्तर। तो इसके आधार पर उन्होंने 2 भाग में बांटा, यूमेटोजोआ जिसको अरीय और द्विपार्श्व सम्मित, है ना। जो हम लोग ने क्या किया था, सम्मिति के आधार पर देखा था, जो अरीय होता है किसी भी तल से काटने पर वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, और द्विपार्श्व सम्मित मतलब होता है किसी भी अक्ष के किसी भी एक तल से काटने पर वो 2 भागों में विभक्त होगा। सेम ना। इसमें क्या है, कोशिकीय स्तर हो गया, फिर है नेक्स्ट, फिर जो अरीय सम्मित है और द्विपार्श्व सम्मित है, अरीय सम्मित को फिर से उन्होंने एक भाग में बांटा, जिसको बोलते हैं रेडिएटा। रेडिएटा को 2 संघ में बांटा, निडेरिया और टीनोफोरा, है ना। अरीय जो सम्मित था उसको पुनः उसको रेडिएटा नाम दिया और 2 संघों में बांटा, जिसको बोलते हैं निडेरिया और टीनोफोरा संघ। द्विपार्श्व सम्मित को किस में बांटा, बाइलेटरल बोलते हैं इसको। बाइलेटरल को 3 भागों में बांटा उन्होंने, अदेहगुही, कूटदेहगुही और देहगुही। हम लोगों ने अभी ही पढ़ा था द्विपार्श्व सम्मित कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, अदेहगुही, देहगुही और कूटदेहगुही। तो फिर से उन्होंने क्या किया, अदेहगुही के अंतर्गत क्या आता है, संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस, है ना। फिर कूटदेहगुही, इसके अंतर्गत कौन सा संघ आता है, तो एस्के हेल्मिन्थेस। फिर देहगुही जो है, देहगुही के आधार पर इन्होंने 6 संघ का निर्माण किया। पहला है एनालिडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, फिर है मोलास्का, मोलास्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। देहगुही को 6 भागों में विभक्त किया उसने, और बताया कि संघ एनालिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। ये था आपका जंतु वर्गीकरण। इसको आप लोग याद करेंगे, और याद करने का सही तरीका उसको रेखीय भाग में डिवाइड करके ही है, रेखीय भाग में विभक्त करके उसको आप याद कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। स्टोरर एवं यूसिंजर
हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण पढ़े थे। उसके पश्चात ये आगे है आपका स्टोरर एवं यूसिंजर द्वारा जो जंतु जगत की वर्गीकरण प्रणाली थी उन्होंने प्रस्तुत किया। अन्य वर्गीकरण प्रणाली में सबसे ज़्यादा मान्य है। इन्होंने अपनी वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत पुस्तक जो था जनरल जूलॉजी सन 1983 के नूतन संस्करण में पूरे जंतु जगत प्रोटोजोआ को छोड़कर 31 संघों में विभक्त किया था कि इन्होंने स्टोरर और यूसिंजर ने। इसमें से संघ मिसोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब द्विस्तरीय होते हैं। और शेष अन्य संघों के जो जंतु हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जंतु जगत में 35 संघ है, जिनमें से 11 संघ क्या हैं, बड़े हैं। और यह जगत क्या है, प्रायः 3 उपजगतों में बटा है। क्या क्या, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ में 3 संघों में बटा है, 3 उपजगतों में बटा है। ये जो जगत है वो 3 उपजगतों में बटा है, मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। और ये जो जंतु जगत है इसमें कितने संघ उपस्थित हैं, तो 35 संघ है, जिसमें से जो 11 संघ है वो क्या है, बड़े हैं। मिसोजोआ क्या है, सूक्ष्म प्राणियों को रखा गया है जिसमें गुहा का अभाव होता है। यह सामान्यतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें गमन हेतु पक्षाभ सीलिया का निर्माण होता है। फिर है दूसरा पैराजोआ में अचल प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। पहला मिसोजोआ था जिसमें सूक्ष्म प्राणियों को सम्मिलित किया गया जिनमें गुहा का अभाव होता है। और गुहा के अभाव होने के कारण इनमें क्या हो जाता है, ये सामान्य परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनमें प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है, पक्षाभ अर्थात सिलिया प्रेजेंट होता है। फिर है पैराजोआ। इसमें क्या होता है, ऐसे जंतुओं को सम्मिलित किया गया है जो चलने में असमर्थ है या फिर बोल सकते हैं कि अचल होते हैं। देह भित्तीय छिद्र युक्त तथा द्विस्तरीय होता है। जो देह भित्ति होता है मतलब जो बॉडी होता है वो क्या होता है, छेद से होता है, छिद्र होता है उनमें। और जो लेयर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विस्तरीय होता है, अर्थात एक्टोडर्म और एंडोडर्म से निर्मित होता है। शरीर में स्पष्ट मुख एवं पाचन गुहा उपस्थित होता है। शरीर में स्पष्ट मुख और जो पाचन गुहा है वो अब्सेंट होता है, अभाव होता है। इस उपजगत के सभी जंतुओं को संघ पोरीफेरा में रखा गया है। फिर है यूमेटोजोआ। इसके अंतर्गत जो आने वाले प्राणी हैं उनमें आहार नाल उपस्थित होता है तथा शरीर क्या होता है, उत्तकीय विभेदन पाया जाता है। जंतु का जो संगठन होता है, शरीर संगठन या शारीरिक रचना जो होता है, उत्तक अंग एवं अंग तंत्र का क्या होता है, स्तर होता है। अंग भी पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है और अंग वो क्या होता है, उसमें कोशिकीय संरचना उपस्थित होती है। सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी संघ क्या होते हैं, इस उपजगत में रखे गए हैं। ठीक है, 3 उपजगतों के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला था आपका मेटाजोआ, फिर है आपका मिसोजोआ और उसके बाद है यूमेटोजोआ। मिसोजोआ, पैराफोरा और यूमेटोजोआ। अब देखते हैं संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। संघ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फाइलम। R.E. ग्रांट नामक जो वैज्ञानिक थे, जो सन 1825 में इन्होंने क्या बताया, इनकी आकारिकी और शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया है ना। एवं इन जंतुओं का समूह का नाम क्या दिया, पोरीफेस। लैटिन में पोरस मतलब होता है पोर, छिद्र, और फेरा मतलब होता है टू बियर, जिनमें क्या होता है, छेद उपस्थित होता है, छिद्र उपस्थित होता है। इस संघ के आने वाले जो जंतु होते हैं साधारणतः स्पंज कहलाते हैं, इनको स्पंज कहते हैं। तथा इनकी जो लगभग 10,000 जो जातियां हैं वो ज्ञात है। पोरीफेरा जो संघ के बहुकोशिकीय मेटाजोआ प्राणियों में सबसे कम विकसित है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सोलास, जो किसके द्वारा निर्मित है, मेटाजोआ की शाखा पोराजोआ में रखा गया है। सोलास द्वारा जो निर्मित है उसको मेटाजोआ की शाखा से पोरीफेरा में रखा गया है। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स किसके, पोरीफेरा संघ के देखते हैं। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं।
ये बहुकोशिकीय होते हैं और जल में रहने वाले जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर चिपके हुए रचना के रूप में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विकोटिक असममित अरिसमित प्राणी होते हैं। अरिसमित मतलब होता है किसी भी लेयर से काटो, किसी भी तल से काटो, ये समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? चट्टानों में चिपके हुए होते हैं, कठोर चट्टानों में, और फिर ये जलीय जंतु होते हैं। शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब कोशिका के लेयर्स पाए जाते हैं, अतः उत्तक नहीं पाए जाते। कोशिकाएं क्या होती हैं? पृथक पृथक कार्य करती हैं, तो कोशिकाओं का जो स्तर होता है अलग अलग होता है, इसलिए ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, अर्थात इनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं जो छोटी छोटी नलिकाओं में खुलकर नलिका तंत्र केनॉल सिस्टम बनाते हैं। इनका जो शरीर क्या होता है? द्विस्तरीय होता है, दो लेयरों का मिलकर बना होता है, दो स्तरों का मिलकर बना होता है, और इनके जो शरीर होती है उनमें बहुत सारी छिद्र पाई जाती हैं। छिद्र उपस्थित होने के कारण इनको नलिका तंत्र कहा जाता है, जो अलग अलग जगह से खुलती हैं। इनमें पाचन नली नहीं होती और न ही दंश कोशिकाएं स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है क्योंकि कंकाल तंत्र नहीं होता, कंकाल सिस्टम नहीं होता है। स्केलेटन सिस्टम बेलनाकार होती है, अंडाकार या शास्त्रीय हो सकती है। इनके जो शरीर है उनमें उत्तक नहीं बनते हैं क्योंकि कोशिकाओं का लेयर ही होता है। ये निम्न वर्गीय जंतु होते हैं। जंतु की जो शरीर भित्ति होती है, बॉडी वॉल, उनमें क्या हो जाते हैं? ऑस्टिया पाए जाते हैं। ऑस्टिया का मतलब होते हैं बहुत सारे छिद्र जिनसे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। किसी किसी जंतु में शरीर के अंदर छोटी छोटी गुहाएं होती हैं। गुहा का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको? गुफा टाइप का संरचना होता है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह में भाग में खुलता है, अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, शरीर के अंदर सबसे बड़ी जठराव गुहा होती है जिसको बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। शरीर के अंदर से पानी अपवाही रंध्र ऑस्कुलम नामक छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पानी जो होता है वो शरीर के अंदर जाता है, और ऑस्टाफ पाया जाता है, और क्या होता है? ऑस्कुलम पाया जाता है। ऑस्कुलम के द्वारा क्या होता है? ये जल जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। कुछ गुहा में कसाबिका युक्त फ्लैजिलेटेड कोशिका पाई जाती है ना। कसाबिका युक्त इनकी जो शरीर भित्ति होती है वो 2 स्तर की होती है। बाहरी स्तर जो होता है एक्टोडर्मा, और भीतरी स्तर जो होता है वो एंडोडर्मा। इन दोनों लेयरों के बीच, इन दोनों स्तरों के बीच एक जेली जैसा संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेसेनकाइम, जिसमें सिलिका या स्पंजिन नामक पदार्थ के बने हुए विभिन्न आकार के अनेक सूक्ष्म शंकु पाए जाते हैं। ये जंतु क्या करते हैं? ये जो तंतु होते हैं, शंकु जो होते हैं, वो शरीर में कंकाल की रचना करते हैं। अलिंगी प्रजनन मुकुलन या जैम्यूल तथा पुनर्जनन द्वारा होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ये कैसा होता है? पुनर्जनन या मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज जो होता है वो उभयलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्माफ्रोडाइट होता है। इनमें लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो कोशिकाओं का या अंड एवं शुक्राणुओं के रूप में कायांतरित जो कोशिका होती है वही अंड और शुक्राणु के रूप में चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, कायांतरण हो जाता है, जिससे क्या होता है? दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज नए स्थान पर स्थिर होकर नया स्पंज बना देता है, मतलब जो जाइगोट निर्मित हुआ होता है वो नए स्थान पर जाकर नया जीव बना देता है। निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और पक्षाभि मुक्त प्लानिंग लार्वा एम्फीब्लास्टुला एवं पेरेंट काइलमुला बनाता है। सामान्य ज्ञानवर्धन जो साइकान है वो सिलिएटम सबसे छोटे स्पंज का उदाहरण है। साइकान नामक जो जंतु है इस स्पेक्टोस्पॉन्जिया वेस्पेरियम ज्ञात सबसे बड़ा स्पंज है, और जेस्टोस्पॉन्जिया म्यूटा सबसे लंबे स्पंज का उदाहरण है। इसके पश्चात हम लोग क्या देखेंगे? पोरीफेरा संघ में जितने भी सिम्टम्स हैं उनके आधार पर कुछ जंतु है उस संघ में, उनका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें से जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने देखा, वर्गीकरण जितना भी देखा वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी वर्गीकरण के साथ हम लोग अगले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम उसका सिम्टम मतलब उसका लक्षण और उनमें उपस्थित जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।